नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बाड़मेर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने कार्रवाई की। बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। एसपी और बीएसएफ के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घुसपैठियों की तलाश में हेरोइन मिलने की सूचना है। दोनों भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। गडरा रोड थाना क्षेत्र के बाड़मेर वाला पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये घुसपैठ करने की कोशिश थी और हेरोइन मिलने की भी सूचना है, यानी कि तस्करी के इरादे से ये तस्कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस घुसपैठ को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। और प्रेमदान देथा बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रेमदान, हेरोइन के बारे में क्या सूचना है, कितने लोग हैं, क्या कुछ जानकारी बीएसएफ या पुलिस ने साझा की है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी तक बीएसएफ और पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इनके पास में मादक पदार्थ है और वो भी पैकेटों में है। 3 पैकेट मिलने की अभी तक की सूचना है, हालांकि पुष्टि किसी ने भी नहीं करी है, क्योंकि पुलिस के जो पुलिस अधीक्षक है वो मौके पे पहुंचे हैं, बीएसएफ के डीआईजी है वो मौके पे पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद में बीएसएफ के डीआईजी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और प्रेस को ब्रीफ भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सूचना निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी तस्कर है जो भारत में घुसने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में अब कई चीजों को तहकीकात होगी कि इनकी भारत में किन किन से बातचीत हो रही थी, भारत में इनकी ये जो तस्करी का माल लेके आ रहे थे, इनकी सप्लाई किसको करनी थी, इस सब बातों पर पुलिस जांच भी करेगी, सुरक्षा एजेंसियां जांच करेगी, उसके बाद में चीजें निकल के सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो सूचना है, 2 लोगों को ढेर किया है, दोनों को चेतावनी दी गई। जब भारतीय सीमा क्रॉस करने की कोशिश करे तो उनको चेतावनी दी गई। 3 बार चेतावनी देने के बाद में भी वो जब नहीं रुके, तब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ के पास में इसकी अनुमति होती है और उनको गोली मार दी गई, जिससे दोनों की मौके पर मौत होगी। अभी बीएसएफ के अधिकारी, उच्च अधिकारी, बीएसएफ डीआईजी सहित उच्च अधिकारी मौके पर है। पुलिस के जो पुलिस अधीक्षक है वो मौके पे है, उनके साथ में पुलिस के अधिकारी भी मौके पे है, सीओ चौहान है वो मौके पे है, गडरा रोड एसएचओ है वो मौके पे। तो अभी कुछ ही देर बाद में बीएसएफ के अधिकारी पूरे मामले की खुलासा करेंगे कि इनके पास में किस किस तरीके की थी, इनकी क्या भारत में कौन लोग जिनसे बातचीत हो रही थी, इन सब चीजों पर बीएसएफ खुलासा करेगी। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर भरतपुर से। सैनी समाज का आंदोलन जारी है। कल देर रात तक ओबीसी आयोग के साथ बैठक चली। कुछ देर में प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल पर पहुंचेगा। आंदोलन स्थल पर अहम फैसला लिया जाएगा। ओबीसी आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। आरक्षण के ज्ञापन के संबंध में जांच कराने के लिए निर्देश। आंदोलन स्थल पर प्रतिनिधिमंडल अहम फैसला लेगा। 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर सैनी समाज के लोग बैठे हैं, यानी कुछ देर के बाद में एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचेगा। 12% आरक्षण की मांग है और अब इस वार्ता में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या यह आंदोलन जारी रहता है या आज की वार्ता के बाद में समाप्त हो जाता है, इसलिए इस कम्युनिकेशन पर नजर बनी रहेगी। कल देर रात तक ओबीसी आयोग के साथ बैठक चली और कुछ देर में एक डेलीगेशन आंदोलन स्थल के ऊपर पहुंचेगा और यहीं पर बैठकर फैसला लिया जाएगा। और दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बात पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है क्योंकि एक डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है। कल देर रात तक भी बात चली थी, आज बात बनने की संभावना? दीपक, देखिए, बिल्कुल आसिफ, आज बात बनने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। डेलीगेशन जो ओबीसी आयोग के साथ बैठक करके आया, उसकी अभी आंदोलन स्थल पर जो आंदोलनकारी हैं उनसे वार्ता चल रही है और आंदोलन को स्थगित करने के लिए जो समझाइश है वो की जा रही है। डेलीगेशन जो है उसका कहना है आंदोलनकारियों से कि सरकार ने अब हमारे आरक्षण के काम को लेकर अब आगे कदम बढ़ाया है, तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इस आंदोलन को स्थगित करके जो है सरकार को समय देना चाहिए। अगर आगे सरकार जो है समय नहीं, इस हमारे काम को नहीं करेगी तो फिर हम दोबारा से आंदोलन कर सकते हैं। ये डेलीगेशन द्वारा समझाइश की जा रही है और लग रहा है कि दोपहर बाद इस आंदोलन का पटाक्षेप जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डेलीगेशन द्वारा जो आंदोलनकारी है उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी दीपक, थोड़ी देर में डेलीगेशन पहुंचेगा और जो है वो जहां पर ये धरना चल रहा है बातचीत वहीं पर होगी, तो क्या सैनी समाज की तरफ से लोग तय किए गए हैं
या सभी के सामने बातचीत होगी, या वहां पर कोई अलग से जगह चुनी गई है जहां पर डेलीगेशन और जो सैनी समाज के लोग हैं उनके चुनिंदा लोग बैठकर बात करेंगे? ये तस्वीर साफ हो पाई? पहले तो मैं इस मामले में आपको अपडेट देना चाहूंगा कि जो डेलीगेशन ओबीसी आयोग के साथ बैठक करने के लिए गया था, वो डेलीगेशन आंदोलन स्थल पर पहुंच गया है और सभी आंदोलनकारियों के बीच में आंदोलन स्थल पर ही चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद में उन्हें समझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस आंदोलन को सैनी समाज द्वारा आगे लंबा चलाया जाएगा या फिर स्थगित किया जाएगा, क्योंकि जो डेलीगेशन है उसके द्वारा भरपूर किए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को स्थगित किया जाए, जिससे कि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ना हो, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने अब कदम आगे बढ़ाया है, हमारे काम को जो है शुरू किया है, तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। ये समझाइश जो है वो लगातार की जा रही है। जी दीपक, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वार्ता यहां पर चल रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीएम गहलोत के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी देर बाद बेंगलुरु से मंगलुरु के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। शाम को फिर बेंगलुरु पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। कल हुबली जा सकते हैं गहलोत। 10 मई को 224 सीटों के लिए कर्नाटक में वोटिंग होगी। 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो कल हुबली जा सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। आज बेंगलुरु से मंगलुरु पहुंचेंगे। लगातार वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है। लोग बीजेपी के जुमलों से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक की जनता का कांग्रेस में पूरा भरोसा है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट है। कांग्रेस ने वादों की पूरी गारंटी दी है। कर्नाटक में राजस्थान के विकास की गूंज सुनाई दे रही है और कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है। और इसी खबर पर बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। बाबूलाल, आज दूसरा दिन है, कौन कौन सी सभाएं हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम अशोक गहलोत जो है वो हुबली भी जा सकते हैं और लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान की योजनाओं के बारे में भी कर्नाटक की जनता के साथ साझा कर रहे हैं। बाबूलाल जी, बहुत ही व्यस्त चुनावी दौरा है अशोक गहलोत का और कल से जब से वो आए हैं उसके बाद से लगातार उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है और बसनगुडी में उन्होंने चुनावी जनसभा संबोधित की। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में वो गए, रोड शो किया, आम जनता से मुलाकात की और पूछा जनता से भी कि आखिर माहौल क्या है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। अशोक गहलोत ने आज सुबह ट्वीट भी किया और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है और राजस्थान के विकास की गूंज भी यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। तो अशोक गहलोत को लग रहा है कि कर्नाटक जो है वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह से उन्होंने फीडबैक लिया है वो यही बताता है। जिस तरह से उन्होंने नेताओं से मुलाकात की है, क्योंकि उनका बरसों से यहाँ पर आना जाना रहा है। प्रवासी समुदाय यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में है। जो वोटर जिस तरफ जाते हैं प्रवासी मतदाता, उसकी सरकार यहाँ पर बनती रही है। लाखों मतदाता हैं जिनसे भी उनके भी जो प्रतिनिधि हैं प्रवासी राजस्थानियों के, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। तो राजस्थानियों का जो वोट है वो निर्णायक वोट माना जाता है कर्नाटका में। तो उसको भी अपनी ओर लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताया है और अशोक गहलोत जितने भी यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, उन सब से उनका तालमेल बहुत अच्छा है। तो किस तरह से चुनावी रण का जो प्रचार का जब आखिरी दौर की तरफ जा रहा है प्रचार, तो उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो उसी को देखते हुए अशोक गहलोत तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। चुनाव में वादों की गारंटी दी है यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने। जिस तरह राजस्थान में विकास के काम किए हैं, उसी तरह से कर्नाटका में भी कांग्रेस ने वादे किए हैं कि हम लोग गृह लक्ष्मी योजना देंगे, दूसरी और योजनाओं का उन्होंने वादा किया है यहाँ की जनता से। तो अशोक गहलोत बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं। आज थोड़ी देर बाद में वो बैंगलोर से
मंगलोर के लिए रवाना होंगे, यहाँ पर रोड शो करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, शाम को फिर से बेंगलोर जाएंगे, कल वो हुबली जा सकते हैं। तो जिस कोने से भी आवाज आ रही है कि अशोक गहलोत की जहां जहां डिमांड है, जहां जहां पर वोटर जो है ना चाहता है कि अशोक गहलोत के आने से कांग्रेस को फायदा हो, तो वहां पर उनके कार्यक्रम यहाँ पर तय हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत के यहाँ पहुंचने का फायदा उनको मिलना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनमें वो नए जोश और उत्साह का संचार करने भी यहाँ पर आए हैं। लिहाजा आज जब मंगलोर में वो होंगे और रोड शो करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो माहौल बहुत जबरदस्त होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बाबूलाल नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। कर्नाटक चुनाव को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है, लोग बीजेपी के जुमलों से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक की जनता का कांग्रेस में पूरा भरोसा है, कांग्रेस ने वादों की पूरी गारंटी दी है। राजस्थान के विकास की गूंज कर्नाटक तक सुनाई दे रही है। और ये खबर जयपुर से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी बनाएगी सरकार। कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से फेल है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में एक बार फिर बनने वाली है और जिस तरह का रिस्पांस माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज में, माननीय गृह मंत्री जी के सारे रोड शो और उनकी सभाओं में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सभाओं में मिल रहा है, जनता में जिस तरह का उत्साह है और भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कर्नाटका के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई योजनाओं को जिस तन्मयता के साथ में और जिस बखूबी धरातल पर उतारा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का एब्सोल्यूट फेलियर हुआ है, वो उतना ही अवश्यंभावी है जितना कल सुबह सूर्योदय पूरब से होगा, ये जितना अवश्यंभावी है उतना ही। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार ने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच ले जाकर वाहवाही लूट रही है। राजस्थान के अंदर जंगल राज है, ये राजस्थान की जनता देख चुकी है और अब 4.5 साल हो चुके और 4.5 साल के अंदर तो उन्होंने कुछ किया नहीं और अब वो लॉलीपॉप देने के लिए और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की कितनी स्कीमें हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा है, तो आज जैसा कि निःशुल्क राशन सामग्री दी जा रही है, प्रधानमंत्री आवास बने, हर घर लाइट पहुंची, आज घर घर जल योजना चल रही है। हमने कभी इस तरह से किसी को परेशान करना या फॉर्म भरने का इस तरह का नहीं रखा, लेकिन ये सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं अशोक जी गहलोत। और यहाँ पर राजस्थान में तुष्टीकरण की नीति हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 मई से संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 3 मई को अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 मई को स्पीकर बिरला कैंप दफ्तर में जन सुनवाई करेंगे। 5 मई को स्पीकर बिरला निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 6 मई को उद्यमी सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। 7 मई को क्षत्रिय खटीक समाज हाड़ौती संभाग के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। 8 मई को श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद वो टोंक के ग्राम मांडू कला में आयोजित भगवान धरणीधर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भाग लेने के लिए रवाना हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 21 जून को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल योगा डे को लेकर आज जयपुर में योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि योग और आयुर्वेद की संस्कृति ने महती भूमिका अदा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने का काम करता है।
और ये आज 8 तस्वीरें जहां पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक ने योगा किया। ये तस्वीरें मानसिक शांति और संतोष के लिए योग सर्वथा उपयोगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यूनेस्को ने भारत की इस महान परंपरा को विश्व भर के लिए उपयोगी मानते हुए बाकायदे 21 जून को विश्व योग दिवस की घोषणा की। मैं ये मानता हूं कि हमारी परंपरा और संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है। साम्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से योग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज हम जिस तरह के चुनौतीपूर्ण युग में जीवन यापन कर रहे हैं, उस चुनौतीपूर्ण युग में निश्चित ही योग हमारे जीवन में संतुलन को बनाए रखने में एक अभूतपूर्व योगदान करने वाला कारक हो सकता है। लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आज जो भी कार्यक्रम हमने रचना की है, पिछले साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को हम सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गार्जियन रिंग का एक हमने प्रोग्राम रखी थी, उसको भी सफलपूर्वक मनाया गया। 79 कंट्रीज में शामिल हुई और साथ साथ में यूएनओ और यूनेस्को भी शामिल हुई। ये खबर भरतपुर से। एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। 6 अवैध पिस्टल और मैगजीन जब्त की गई। रेलवे स्टेशन भरतपुर पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दोनों ही आरोपी हथियारों की तस्करी करते हैं। करौली जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। मध्य प्रदेश से हथियार लाकर सप्लाई करते थे। तो भरतपुर में ये एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सील बंद किया गया है। 6 पिस्टल बताए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन भरतपुर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि तस्वीरों में नजर आ रही है दोनों शख्स हथियारों की तस्करी करते थे और करौली जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी और मध्य प्रदेश से हथियार लेकर आ रहे थे, लेकिन एसओजी को सूचना मिली, दोनों को धर दबोचा। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कामयाबी कहा जा सकता है इसे एसओजी की, क्योंकि लगातार अवैध हथियारों की सप्लाई हो रही है। इनसे कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है दीपक? देखिए, बिल्कुल आसिफ, अब जो एसओजी की टीम है वो ये तलाश कर रही है कि ये दोनों जो तस्कर हैं कहाँ हथियार सप्लाई करते थे और किन किन जो बदमाश हैं, बड़े बड़े बदमाश, उन लोगों को इन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं। मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां से ये हथियार लेकर के आते थे और एसओजी को इनपुट मिला था कि सवाई माधोपुर जो जिला है उसका क्षेत्र में ये सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां से इनपुट मिलते हुए एसओजी की टीम उनका पीछा करते हुए भरतपुर पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन से दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 6 देसी पिस्टल और मैगजीन जो है वो बरामद की है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और एसओजी की टीम का ये पूरा मामला जो है वो बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है। अब एसओजी की टीम तलाश कर रही है कि आखिर इनके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं जो इस पूरी तस्करी में इनका साथ देते थे। वहां तक पहुंचने की जो कोशिश है एसओजी की टीम द्वारा वो की जा रही है। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। ये खबर कोटपुतली से। पुलिया के पास अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कोटपुतली के बस डिपो के सामने की ये घटना है। तो ये कोटपुतली जयपुर के पास की तस्वीरें हैं। एक अज्ञात शव मिला है। शिनाख्त करने की कोशिशें जारी है कि ये शव किसका है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शव को उठा लिया गया है और ये आसपास लोगों की भीड़। और हीरालाल हमारे साथ कोटपुतली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, इस शव के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कोटपुतली कस्बे का मामला है जहां बस डिपो के सामने सड़क किनारे एक युवक का शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची, उसकी तलाश ली, लेकिन मृतक की जेब से कोई दस्तावेज नहीं मिले जिससे उसकी पहचान हो सके।
फिलहाल पुलिस ने शव को है जो मोर्चरी में रखवा दिया है और आसपास के थानों में जो गुमशुदा लोग हैं उनकी भी जानकारी ली जा रही है ताकि उसकी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह सक्रिय, पैसे लेकर पास करवाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच की जयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मानसरोवर इलाके से ये गिरोह का एक सदस्य पकड़ा गया। 14 लाख रुपए लेकर एक अभ्यर्थी को पास करवाने का आश्वासन। गैंग के सदस्यों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। गैंग पर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने अभ्यर्थी बनकर निगरानी की थी। ये खबर डूंगरपुर से। बैंक के ताले टूटे मिलने से हड़कंप मच गया। बैंक के मेन गेट के पास 3 ताले टूटे हुए मिले। बैंक खोलने गए कर्मचारी ने टूटे हुए ताले देखे। बैंक कर्मी ने पुलिस और बैंक के अधिकारियों को सूचना दे दी है। कर्मचारी ने जब बैंक खोला तो उसने देखा कि एक नहीं बल्कि 3 ताले टूटे हुए हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि क्या बैंक के अंदर डाका डाला गया था, क्या बैंक में लूट की गई थी। ये तमाम जानकारियां सामने आनी बाकी हैं, क्योंकि जब कर्मचारी बैंक खोलने के लिए पहुंचा तो वहां देखा एक नहीं बल्कि 3 ताले अलग अलग जगह से टूटे हुए मिले हैं। उसने फौरन बैंक के अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को सूचना दे दी। जयेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जयेश, क्या पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है? कुछ जानकारी मिली? क्या बैंक में लूट हुई थी या सिर्फ बाहर के ताले ही टूटे हुए मिले हैं? देखिए, डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी जब आज करीब 9:45 बजे बैंक खोलने गया तो बैंक के जो मुख्य दरवाजा है उसके उस पर लगे हुए 3 ताले टूटे हुए थे। ताले टूटे होने की सूचना जैसे ही उसको देखा तो उसने तुरंत जो मामले की सूचना है वो पुलिस और उच्चाधिकारियों को दी। फिलहाल मौके पर पुलिस और बैंक के उच्चाधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। बैंक के अंदर अभी कोई नहीं गया है। बैंक के अंदर क्या आगे के ताले टूटे हैं, कोई नुकसान हुआ है नहीं हुआ, इस मामले में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया। लेकिन अभी जानकारी मिली है कि पुलिस जस्ट पहुंची है और बैंक के अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर में जब ये सभी पहुंच जाएंगे तो बैंक के अंदर पूरी टीम जो है वो एक साथ प्रवेश करेगी और उसके बाद ही आकलन हो पाएगा कि आगे बैंक के अंदर किस प्रकार का नुकसान हुआ है, कि आगे के ताले टूटे हैं या कि कोई कैश वैश का है, जो भी चोरी का अनुमान उसके बाद ही लगाया जा सकेगा। जी, यानी जयेश, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि बैंक में लूट हुई है या नहीं? जी बिल्कुल, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैंक में लूट हुई है नहीं है, अगर हुई है तो कितने की हुई है। अभी जो भी जो लोग हैं और टीम है वो गेट पर ही खड़े हैं और जब तक बैंक के उच्चाधिकारी नहीं पहुंच जाते तब तक पुलिस ने भी अंदर प्रवेश करने से परहेज किया और सभी एक साथ मिलकर के ही बैंक में जाएंगे ताकि कोई भी सबूत जो है उसको भी बचाया जा सके। और अगर जरूरत पड़ी तो एफएसएल टीम वगैरह अगर पहुंचती है तो उसके लिए जो क्राइम सीन है उसको सेव करना पुलिस की प्राथमिकता है। इसलिए अभी पूरी सावधानी इस मामले में बरती जा रही है। जानकारी के लिए जयेश आपका धन्यवाद। ये खबर झालावाड़ से। फंदे से लटककर एक युवक ने जान दे दी। खेत में पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। उन्हेल थाना क्षेत्र के मगसी गांव का ये मामला है। और ये खबर झुंझुनू से। महिला की मौत के बाद हंगामा। मंडरेला में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल के बाहर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल के दरवाजे पर रात भर महिला का शव रखा रहा। एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर परिजनों के साथ समझाइश की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें अस्पताल के बाहर परिजनों की। रात भर से शव रखा हुआ है। हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। समझाने की कोशिश की जा रही है।
और इसी खबर पर कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए झुंझुनू से। कृष्ण, क्या अपडेट मौके से? जी मैं आपको बता दूं कि जो मंडरेला कस्बा है वहां पर जो महिला की मौत का जो मामला है उसमें परिजनों ने है वो ये अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और परिजन है वो अस्पताल के दरवाजे पर शव रखकर रात भर से ही बैठे हैं और परिजनों ने अभी जो है वो एक रास्ते में है वो जाम लगा दिया है और एसडीएम को है वो मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। मंडरेला थाना अधिकारी सत्यनारायण है वो ग्रामीणों और परिजनों से लगातार समझाइश कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मौके पर एसडीएम आए और अस्पताल पर इस मामले में कार्रवाई हो। वहीं मृतका का जो पोस्टमार्टम है वो अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गठित कर करवाया जाए। जी कृष्ण, ये सरकारी हॉस्पिटल का मामला है, उन डॉक्टर्स के नाम जो है वो एफआईआर करवाई गई है। परिजनों ने क्या पुलिस में पहुंचकर एफआईआर करवाई है इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो एक निजी अस्पताल का है और यहाँ पर इलाज के दौरान है जो महिला की मौत हो गई थी और परिजनों ने है वो इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और इसको लेकर है जो देर रात से जो डिप्टी है चिड़ावा सुरेश शर्मा और तहसीलदार है उन्होंने भी समझाइश की थी, मगर परिजन है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और परिजनों का कहना है कि अस्पताल पर कार्रवाई हो और इसको लेकर वे रिपोर्ट करने को भी तैयार है। उनका कहना है कि एसडीएम है वो पूरे मामले पर संज्ञान ले और ग्रामीणों से वार्ता करे। उसके बाद है वो ग्रामीण है वो इसका पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से करवाने की भी मांग कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गठित कर इस महिला का पोस्टमार्टम करवाया जाए, साथ ही अस्पताल पर कार्रवाई की जाए। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटें।